हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, एक खबर है जो कि रेड फोर्ट को लेकर के है। करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम में हम इस बहुआयामी खबर की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मुख्य खबर जो है वो देख लेते हैं। क्या है? कह रहा ब्लैक क्रस्ट फॉर्मिंग ऑन रेड फोर्ट वॉल्स ड्यू टू पोल्यूशन। प्रदूषण के कारण जो है वो रेड फोर्ट की जो दीवारें हैं उसके ऊपर ब्लैक क्रस्ट यानी कि काले एक परत जो है वो जमती जा रही है। और ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। और इस वजह से इसकी दीवारें जो हैं उसमें क्षरण तेजी से हो रहा है। ब्लैक क्रस्ट इज फॉर्मिंग ऑन द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसके लिए जो प्रमुख कारक बताया गया है वो प्रमुख कारक जो है वो क्या है? वायु प्रदूषण है। प्रमुख कारक क्या है? वायु प्रदूषण। अब इस टॉपिक में जितना चाहें आप उतना चीजें जोड़ सकते हैं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करें तो उस पढ़ाई के दौरान हमें अपने डिफरेंट एंगल्स जो ओपन होते हैं उन्हें ओपन होने देना चाहिए। क्योंकि वीडियो की लिमिट को हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर एक स्टडी की गई है, ठीक है, एक स्टडी की गई है, तो क्या ऐसी जो संरक्षित स्मारक स्थल हैं, स्मारक स्थल जो हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने संरक्षित किया हुआ है, संरक्षित जो इमारतें हैं, उनके लिए एक रेगुलर बेसिस पे कोई स्टडी प्लान रहता है या फिर उनके संरक्षण को लेकर के कुछ इकाइयां काम करती हैं या नहीं करती हैं? इस दिशा में आपको अपने प्रश्न और उत्तर को तलाशना चाहिए। एक तो आयाम ये है। दूसरा, क्योंकि ये वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है तो आप सीधे इसको पर्यावरण से जोड़ करके देख सकते हैं। पर्यावरण और उसमें प्रदूषण का जो पार्ट है उसको आप लेकर के देख सकते हैं। और जैसे ही प्रदूषण की बारी आती है तो आप इसमें जरूर ऐड करें कि प्रकार जो है इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं इसका प्रभाव जिस इमारत पर है वो लाल किला है। वो क्या है? लाल किला है। जैसे ही आपने लाल किला शब्द यहां पर सुना तो लाल किला होने के कारण भाई ये तो एक मतलब आप देखें तो राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर आप इसको देख रहे हैं। आप देखते हैं कि यहां से बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को आप यहां पर जरूर पॉइंट आउट करें। साथ ही साथ क्योंकि रेड फोर्ट है ये एक स्थापत्य कला का उदाहरण है, स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो आप इसे स्थापत्य कला से जरूर जोड़ करके देखें। फिर बात आती है कि अगर ये सारी चीजें प्रॉब्लम में आ रही हैं तो इसमें सुधार होना चाहिए, तो सुधार के एंगल आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब सुधार के लिए नीतियां चाहिए। ऑब्वियसली जब हम इसको नीतियों के अंतर्गत रखेंगे तो ये प्रशासनिक और किसी भी प्रकार की नीतियों से जो आप जोड़ के देखेंगे तो इसको आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर लोगे। तो संरक्षक नीतियां जो हैं, संरक्षण प्रदान करने वाली जो नीतियां हैं और उनसे संबंधित जो एजेंसीज हैं, एजेंसीज, उससे भी आप इसको जोड़ करके देखेंगे। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है, खास तौर से प्रीलिम्स में, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को लेकर के। तो आप ध्यान रखें कि इसको 2007 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। तो हम यूनेस्को की रीसेंट साइट्स जो हैं, ठीक है, रीसेंट साइट्स जो हैं यानी कि अभी हालिया जो वर्षों में जुड़ी हुई साइट्स हैं उनको आप देखें और इसकी स्थिति भी यहां पर देखें कि क्या है। ठीक है, तो आप इसे इतिहास से भी जोड़ करके देख सकते हैं। आप इसे इतिहास से भी जोड़ करके देख सकते हैं। अभी देखो डायमेंशंस खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। फिर बात करते हैं, क्योंकि इसमें एयर पोल्यूशन की बात आ रही है, एयर पोल्यूशन की बात आ रही है, तो यहां पर आप इसको जोड़ सकते हो आगे चल करके विज्ञान से भी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या यहां पर यूज किया जा सकता है इसके संरक्षण में, उसको इस्तेमाल करते हुए जोड़ सकते हो। तो आप समझिए ये तरीका है आपके पर्टिकुलर खबर को देखने का। अब मैं अगर इन सारे तरीकों को यहां पर इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाना है। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाना है वीडियो। इसलिए मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं उनके ऊपर आपके समक्ष चर्चा करता हुआ प्रस्तुत होऊंगा। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहां पर ये लाल किले की इमारत है। लाल किला, रेड फोर्ट, दिल्ली का एक, मतलब अगर आप देखें तो दिल्ली क्या भारत की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। और इस ऐतिहासिक स्मारक को अगर आप देखेंगे
तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया। मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना बीच में आ गई है क्योंकि उसको भी जानना जरूरी है। तो जो लोग सीक्वेंस से क्रमशः जो है पढ़ाई करना चाहते हैं और अनुशासन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो बेहद अनुशासन के साथ यहां पर तैयारी कराई जाती है। शानदार फैकल्टीज आपको सब इसमें पढ़ा रहे हैं। मैं इसमें आपको पूर्णतः इतिहास वगैरह, कला एवं संस्कृति वगैरह का जो पोर्शन है वो इसमें पढ़ा रहा हूं। तो आप केवल और केवल लेक्चर से जुड़ना चाहते हैं और केवल नोट्स पाना चाहते हैं तो आप जो है अभी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 10-11 हजार रुपए का बैच हुआ करता था ये, अभी आपको केवल 7,499 में मिल जाएगा। प्लैटिनम कोर्स जो है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के अलावा आपको इसमें मेंटरशिप इंपॉर्टेंटली जो है वो मिल जाएगी, तो आप इसे ले सकते हैं। और एक कंप्लीट पैकेज अगर आपको चाहिए, जिसमें आप चाहते हैं बुक भी हो, प्रीलिम से पहले तैयारी कराई जाए, मेन से पहले तैयारी कराई जाए, इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाए, हर तरीके की मेंटरशिप हो, लाइव क्लासेस हो, नोट्स हो, तो कंप्लीट पैकेज लेना है तो अभी आप ले सकते हो 16,999 में 2026 के लिए। इसी तरीके से 2027 2028 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं, लेकिन उनके प्राइस थोड़े डिफरेंट हैं। सारे प्राइस लिखना यहां पर संभव नहीं है, तो आप एक बार जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आप जाएंगे तो वहां पर एक गूगल का फॉर्म भी दिया होगा। आप उस फॉर्म को फिल करिए और हमारी सपोर्ट टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। इवन आप एडमिशन लें या ना लें, काउंसलिंग जरूर करा लें, एक बार उनसे बात जरूर कर लें। ध्यान रखें, ये जो ऑफर है लोवेस्ट प्राइस के, ये समाप्त हो जाएंगे 20 सितंबर को। तो मिशन सक्सेस सेल चल रही है जो कि 20 सितंबर तक ही आपके लिए काम आएगी, तो इसका जरूर ध्यान रखें और बैचेस से जुड़ जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर जो हमारा लाल किला है उसको जोड़ा गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर, उसको इंक्लूड किया गया। वर्ष 2007 में आप देखेंगे तो जुलाई 2007 यहां पर लिखा हुआ है, 2007 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। तो ये एक पत्थर वहां पर लगा भी हुआ है, आप जाके पढ़ भी सकते हो। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने लाल किला परिसर को विश्वदाय स्मारक सूची में विश्वदाय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षणार्थ सर्वसम्मति से नामांकित किया। विश्वदाय सूची में इसका नामांकन विशिष्ट एवं सार्वभौमिक महत्ता की पुष्टि करता है और इसका संरक्षण कार्य संपूर्ण मानवता के लिए श्रेयस्कर होगा। और नामांकन की तिथि है 2 जुलाई 2007। तो अब आप देखिए, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो दुनिया के लिए धरोहर है, उसमें अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण और अन्य कारकों से अगर आप देखेंगे तो इसमें नुकसान हो रहा है। और जो ये बिल्डिंग है इसमें जगह जगह पर ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसी को बोला जा रहा है ब्लैक क्रस्ट। ब्लैक क्रस्ट क्या है इसको हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं कि एक्चुअली किस तरीके का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में। अगर आप देखो यहां पर, तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये विंडो है और विंडो में अंदर की ओर एक काली जो काला काला जो स्पॉट है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये इस चीज को खराब कर रहा है। आप कहेंगे कि पत्थर तो ऐसा होता ही है, तो सबसे पहले फ्रेश स्टोन्स देखिए कितने फ्रेश होते हैं। ये एकदम न्यू सैंड स्टोन है। रेड जो फोर्ट में लाल बलुआ पत्थर जिनका प्रयोग किया गया है वो इस क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस चीज को वो चीज खराब हो गई समय के साथ, और जगह जगह पर ये छूट रहा है, टूट रहा है, क्षरण हो रहा है इसका। ठीक है, आप देखिए लोअर विंडो में, अपर विंडो में, हर जगह पर इस तरीके का क्षरण आपको देखने को मिल रहा है। जफर महल में पूरा इस तरीके का क्षरण आपको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप कैसे चीजें जो हैं वो टूट रही हैं, ब्लैक हो रही हैं, टूट रही हैं, यहां से सारी चीजें खराब हो रही हैं। तो यहां वही दिखाया गया है कि भाई इन सब, और ये देखिए पूरा काला हो गया है, देख रहे हैं आप कैसे पूरी तरीके से अंदर की तरफ ब्लैक हो गया और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जो है वो ब्लैक होता जा रहा है। तो आप यहां पर ये समझिए कि ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज्यादा यहां पर आ रहे हैं, ब्लैक क्रस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ब्लैक क्रस्ट होते क्या है, ब्लैक क्रस्ट का मतलब यहां पर क्या है। और ये ब्लैक क्रस्ट जो है वो हमारे आप सोचिए कि ये मुद्दा अगर आप देख रहे हैं तो केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं हुआ, हमारी जो कला और धरोहर और संस्कृति है उससे संबंधित जो पर्यटन और नीति से संबंधित जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनको सबको कहीं ना कहीं ये ब्लैक कर रहा है, काला कर रहा है। तो हमें समझना होगा कि एक्चुअली है क्या। देखिए ब्लैक क्रस्ट जो है उसमें जो जैसे इमारत में जो पत्थर यूज होते हैं, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि सैंडस्टोन है या चूना पत्थर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का बलुआ पत्थर या चूना पत्थर, इसको बलुआ पत्थर कहते हैं, बलुआ पत्थर है, तो इस पर बलुआ पत्थर का भी प्रभाव पड़ता है। कई बार चूना पत्थर की इमारतें बनी होती है तो उस पर भी इस तरीके की नमी का प्रभाव पड़ता है, क्या नाम है, प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, और उस पर एक काली परत जम जाती है। एक्चुअली यही काली परत जो है ब्लैक क्रस्ट है।
ये वायु प्रदूषकों और धूल कणों के संयोजन से बनती है। यानी कि इसके लिए जो मुख्य कारक है वो क्या है? मुख्य कारक इसका धूल के जो कण हैं और जो वायु प्रदूषण के जो कण हैं वो इसमें यहां पर शामिल होते हैं और वही इसको क्या करते हैं? खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि जो सतह की जो क्षरण है, मतलब जो ऊपर का जो परत है वो क्षरण होने लगता है, नक्काशी की बारीकियां जो हैं वो धुंधलाने लगती हैं और परतें जो हैं वो टूटने लगती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे जो वायु प्रदूषक हैं उसमें SO2, ठीक है, SO2 है, NO2 है, इन सब की जो मात्रा है वो प्रभावित करती है। ठीक है, आप लोगों ने PM 2.5 के बारे में सुना होगा, PM 2.5 जो है, इसके अलावा PM 10, ये सब जो कारक हैं ये प्रदूषक के कारक हैं। ये इमारत की सतह से संपर्क करते हैं और संपर्क करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ये जो प्रदूषक हैं ये नमी के साथ मिलकर के, जैसे हवा में नमी होती है या पानी ही सीधा बारिश वगैरह हो रही है तो उनके साथ मिलकर के कई प्रकार के खनिज भी इसमें मिल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सब मिलकर के इसमें एक अलग तरीके की रासायनिक प्रक्रिया करता है, नए रासायनिक यौगिक बन जाते हैं। वो नए रासायनिक यौगिक जो है वो जमने लगते हैं दीवारों पर। तो आप सोचिए ये प्रदूषक हैं, प्रदूषक में जो है ऑक्सीजन जो है वो कई बार रिएक्ट कर रही है, कई बार पानी जो है वो रिएक्ट कर रहा है और नए प्रकार के जो यौगिक हैं उनका निर्माण कर रहा है। और ये जो नए प्रकार के यौगिक हैं, यही नए प्रकार के यौगिक क्या कर रहे हैं? इस पूरी बिल्डिंग को, इमारत को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। और इसी की बात नहीं, सबकी बात है। तो सतह पर क्या होता है कि तमाम प्रकार के कार्बन के छोटे छोटे कण हैं या फिर कुछ हैवी मेटल्स के छोटे छोटे बारीक जो है कण जो है वो चिपक जाते हैं, धूल जम जाती है। ये सब चीजें ब्लैक क्रस्ट की तरह आती हैं और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह इसमें नुकसान पहुंच रहा है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया तो ये जो ओरिजिनल परत है लाल वाली वो डैमेज हो गई और जैसे लग रहा है ब्लैक परत जो है वो ओरिजिनल है, वो ज्यादा है और लाल परत उसके ऊपर चढ़ रही है, बल्कि है उल्टा, लाल परत छट गई है और नीचे का जो कालापन है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कई जगहों पर ये पत्थर ने ऐसे फफूंद निकल आता है उसमें या फफोले टाइप के पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा भी इसमें चोट पहुंचाएंगे तो ये सब गिर जाता है नीचे। तो एक्चुअली इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चला? अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक अध्ययन किया गया था। ठीक है, उस अध्ययन में ये बताई गई है बारीकी इसकी। ठीक है, एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में इसके बारे में बताया गया कि रेडफोर्ट जो है उससे बहुत सारे प्रदूषक जो हैं वो इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नुकसान में क्या है कि जो नक्काशियां हैं, जो तमाम प्रकार की बारीकियां बनाई गई हैं, जो नक्काशियां हैं उन पे नुकसान हो रहा है। दीवारों पर ब्लिस्टरिंग होनी शुरू हो रही है, फफोले पड़ने शुरू हो रहे हैं। तमाम प्रकार के अंदर के जो आर्क बने हुए अंदरूनी भाग में उनमें नमी आनी शुरू हो जा रही है। दरवाजे जो हैं, प्रवेश द्वार जो हैं और जो तमाम प्रकार के पिलर्स हैं या जो भी महीन काम किए गए हैं वो सब खराब हो रहे हैं। यही इस अगर आप शीर्षक में देखेंगे जिसका नाम था कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेड स्टोन एंड ब्लैक क्रस्ट ऑफ टू एनालाइज द एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट ऑन रेड फोर्ट, ऐसे करके था, जिसमें बहुत सारे IIT रुड़की, IIT कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस के कुछ प्रोफेसर्स भी इसमें शामिल थे, ASI के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो सब लोगों ने मिलकर के इसको पढ़ा है, अध्ययन किया है और तब ये रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि भाई ब्लैक क्रस्ट जो है वो इसको बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है। हैवी मेटल्स वगैरह सब इसको डैमेज कर रहे हैं। रेड स्टोन जो है वो ब्लैक परत के अंतर्गत जो है वो ढकता चला जा रहा है। तो वही बात उन्होंने बताई कि SO2 है, NO2 है, PM 2.5, PM 10, इन सब के जो एक मानक स्तर होने चाहिए उनसे इतर स्तर जो है वो देखे गए हैं और इसकी वजह से यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं इसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कंट्रोल करेंगे कि भाई जैसे शुरुआत में ब्लैक क्रस्ट आना इसमें शुरू होता है, जैसे ही आप देखते हैं कि ब्लैक क्रस्ट जो है वो आना शुरू हो रहा है, तो आप उस ब्लैक क्रस्ट की शुरुआती अवस्था में ही आप उसे रिमूव कर सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं। तो एक तो बात यहां पर यह है कि भाई अगर आ गया है शुरुआती अवस्था में तो उसे साफ कर दिया जाए, जिससे कि जो स्टोन है उसके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, जल्दी से नुकसान ना हो। दूसरा आपको यहां पर देखना है कि भाई जो भी संरक्षित इमारत वाले जो इलाके हैं,
जहां पर इमारतें, संरक्षित इमारतें रखी हैं, मतलब शामिल हुई हैं, वहां पर आप साफ सफाई रखें। साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। साफ सफाई वहां पर बहुत जरूरी है। नियमित तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए, वहां पर मेंटेनेंस प्रणाली वहां पर लागू होनी चाहिए। तमाम प्रकार की पत्थरों की सुरक्षा करने वाली जो पॉलिसीज हैं उसको आप वहां पर लागू कीजिए। और प्रदूषण नियंत्रण एरिया यहां पर होना ही चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण यहां पर डेफिनेटली हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों से हम कहीं ना कहीं यहां पर बच सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। अब यहां एक चीज और है कि ये जितनी भी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जो इस तरीके की चीजें हैं जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स में ये भी प्रॉब्लम है। ये ब्लैक क्रस्ट जो है वो इस प्रकार की जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाया जाता है, तो जलाने से यही सब धुआं जाकर के जमता है और ब्लैक क्रस्ट के रूप में बनता है। या फिर ट्रैफिक जैम जब बहुत ज्यादा होता है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक से निकलने वाले जो इतने सारे धुएं हैं वो इनको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित करता है। तो अब यहां जरूरत जो है वो इसकी है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस एंड ट्रेंड्स। बेसिकली NAAQS ये राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक के तौर पर, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक के तौर पर इसको देखा जाता है। ये काइंड ऑफ रिपोर्ट है, ये काइंड ऑफ रिपोर्ट है, ठीक है। ये एक प्रकार की रिपोर्ट है जिसको जारी करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CPCB, ठीक है। क्या बोलते हैं? CPCB। और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका भी हमको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये जो रिपोर्ट जारी करती है, इसकी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जा रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं NAAQS, सॉरी, ठीक है। NAAQS जो रिपोर्ट जारी हो रही है, वो रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो प्रदूषक हैं, जो काइंड ऑफ प्रदूषक हमारे पास में हैं, वो प्रदूषक किस तरीके के उनकी जो स्थिति है वो क्या है। मतलब उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि जैसे मैंने आपको जो भी प्रदूषक बताए थे अभी, PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, ओजोन, लेड या फिर बेंजीन, ये जो भी इस तरीके के वायु प्रदूषक हैं, जो भी प्रदूषक हैं, उन प्रदूषकों की स्थिति क्या है, प्रदूषकों की स्थिति जो है वो क्या है, उस स्थिति की यहां पर ये रिपोर्ट बताता है कि वायु में किस किस प्रकार से इसकी जो है इन्वॉल्वमेंट कब कब रहा, कब ये मात्रा बढ़ी, कब ये मात्रा नियंत्रित की, कम हुई, ये सब चीजें यहां पर आती हैं। अब इसका मतलब लाल किले से सीधे संदर्भ आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो रिपोर्ट बताती है कि भाई दिल्ली में लाल किले के आसपास की जो वायु प्रदूषण में जब इसको नापा जाता है तो वायु प्रदूषण में दिल्ली के आसपास जो है वो PM10, PM2.5 और NO2 की सांद्रता जो है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उस स्टैंडर्ड से ज्यादा है। साल के दौरान कभी ये स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर वो स्टैंडर्ड ज्यादा रहा है। वो दूसरे कुछ एलिमेंट हैं जिनके स्टैंडर्ड कम भी हुए लेकिन एक किसी निश्चित समय पे उनके स्टैंडर्ड बढ़े, जैसे SO2। तो कहने का मतलब यह है कि NAAQS जो रिपोर्ट दे रहा है वो रिपोर्ट वैसे तो वायु प्रदूषण के लिए दी जाती है, और वायु प्रदूषण की जो रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य जो कारण है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई प्रदूषित वायु तो मानव जीवन के स्वास्थ्य को ही प्रभावित कर रही है, लेकिन उसी का इंपैक्ट तो आप देख रहे हैं संरक्षित इमारतों पर पड़ रहा है। तो हम इसकी रिपोर्ट को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि इसका प्रभाव जो है मानव के साथ साथ इमारतों पर भी कैसे पड़ेगा, जो धरोहर है हमारे संरक्षण में है जो हमारे, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये भी हमें उसकी स्टडी में इसको शामिल कर सकते हैं, और इसलिए किसी प्रकार के सख्त और स्थायी कानून बनाने या नीतियां बनाने में वो काम आ सकते हैं। वो मतलब उनकी जो रिपोर्ट है वो काम आ सकती है। तो अब इसके लिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो संरक्षण और वायु गुणवत्ता नियंत्रण की जो रिपोर्ट है इसका आपस में समन्वयन करना होगा, संतुलन बनाना होगा, और इसके लिए कुछ हमें उपाय जो है वो खोजने पड़ेंगे। जैसे टेक्निकल उपाय हो सकते हैं कुछ, कि स्मारकों की सतह पर सुरक्षात्मक कोटिंग कर दी जाए। जैसे अगर आप प्रदूषण, वैसे तो प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण नहीं हुआ है अगर, तो कम से कम जो स्मारक का संरक्षण
करने वाले जो एजेंसीज हैं उनको, जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई वायु प्रदूषण रोकना है, सरकार को रोकना है, वायु प्रदूषण रोकना चाहिए, नहीं रुक पा रहा है बाय द वे, तो हम तो मास्क लगा के चल रहे हैं ना, हम तो मास्क लगा के चल रहे हैं, हम तो उस तरीके के उपाय अपना रहे हैं ना कि वायु प्रदूषण से हम जो बचने के लिए कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट करें। तो स्मारकों के ऊपर भी एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगा देने से अगर ये प्रदूषक आके चिपकते भी हैं तो वो डायरेक्टली पत्थर को जो है वो प्रभावित नहीं करेंगे उनके। इसके अलावा साथ साथ ब्लैक क्रस्ट जो है उसकी जो शुरुआती अवस्था है उसमें ही उसको नियमित कर लिया जाए, नियमित सफाई के माध्यम से नियंत्रित कर लिया जाए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और क्योंकि ये प्रदूषक जो है जाकर के दीवार से चिपक जाते हैं और चिपकने में खास तरीके से नमी और जो उनका विशेष जो संरचना होती है, जैसे तमाम प्रकार की नक्काशियां या खांचे या सांचे बने रहते हैं, तो उसमें जाकर के वो चिपक जाते हैं वो। तो हमें वहां पर कुछ इस तरीके के तंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा जो धूल रोधी हो या नमी को नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो ऐसे हमको उपाय करने की आवश्यकता है टेक्निकली अगर हम देखें तो। और ये सब कब होगा? जब हम इसके लिए नीति बनाएंगे। बगैर नीति के तो ये हो नहीं जाएगा कि कोई भी जाएगा और इन चीजों को इंप्लीमेंट कराना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले तो यहां पर कहा गया है कि अगर धरोहर स्थलों को हमें प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले तो उसके आसपास के एरिया को लो एमिशन जोन घोषित कर दिया जाए कि जैसे वहां पर कंस्ट्रक्शंस वर्क ना हो, जो निर्माण गतिविधियां हैं उनको ऊपर रोक लगाई जाए, जो वहां से वाहन जा रहे हैं वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जाए, साथ ही साथ वाहनों से निकलने वाले धुएं जो हैं उनके पास में उसकी जांच प्रॉपर रहे कि भाई इस तरीके का वाहन है तो वहां से नहीं जा सकता है, किसी प्रकार की जो फैक्ट्री वगैरह है वो आसपास न लगाई जा रही हो। तो ये सारी चीजें हम वहां पर कर सकते हैं। और फिर भी क्योंकि हम लो एमिशन जोन घोषित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भाई गाड़ियां निकलेंगी, थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होगा। तो जो थोड़ा प्रदूषण भी हो उसको भी सोखने के लिए कम से कम हरित जो एक क्षेत्र है वो बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आसपास के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधीकरण जो है वो किया जा सकता है। आप ग्रीन बफर्स जो है वहां पर डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है अगर आप देखें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये केवल सरकार की ही चाहत से होगा या फिर कोई और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? डेफिनेटली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्थानीय समुदाय जो हैं उनको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जो वहां पर पर्यटक जा रहे हैं, क्योंकि ये स्मारक स्थल है, लोग पर्यटन के लिए तो जाते ही हैं वहां पर, तो जो पर्यटक उपस्थित होते हैं उनको भी वहां पर जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो वहां जाकर के गंदगी ना फैलाएं या किसी प्रकार के प्रदूषण से बचें। ठीक है, हेरिटेज सेंसिटिव टूरिज्म पॉलिसी को लागू करना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसा स्मारक है जहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है तो इतना टूरिज्म प्रमोट हो जा रहा है कि हम बाद में उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा हो। तो हेरिटेज सेंसिटिव टूरिज्म हमें विकसित करना जरूरी है कि भाई नियंत्रण में रहे। फिर उसके बाद इसके जो दूसरे आयाम हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, ये तो हमने उपाय आपको बताया कि भाई इस तरीके से आप इस चीज को रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रभाव देखें तो क्या पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है कि प्रदूषक कण स्मारकों को रासायनिक और भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं कैसे? जैसे पिलर्स हैं या कुछ भी स्ट्रक्चर है वो डैमेज ही हो जाता है। रासायनिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एयर और जो नमी है, जो उसमें मौजूद पानी के कण हैं, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो नई तरीके की चीज जो है वो बनाते हैं उस स्मारक पर, जो और तेजी से उसके भौतिक परिवर्तन को सहायता प्रदान करते हैं। तो ये दोनों तरीके से डैमेज होता है। SO2 और NO2 से एसिड डिपोजिशन की तरह क्षरण होता है, जैसे लगता है कि किसी चीज पर एसिड डाल दिया गया तो खुरुद के सारी चीजें निकलती हैं। PM प्रदूषण से बारीक नक्काशियां जो है वो धुंधली हो जाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे कि भाई जैसे लाल किला जैसी इमारत है, ये कई सारे मायने रखती है। भारत की जब आजादी हुई तो आजादी के बाद से अगर आप देखें तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में अक्सर आप देखते हैं यहां से जो है वो झंडा फहराया जाता है। तो भाई ये राष्ट्रीय प्रतीक है, स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के तौर पर आप इसको देखते हैं, राष्ट्रीय पहचान के तौर पर आप इसको देखते हैं। और अगर कोई चीज आपके यहां ऐसी इमारत के तौर पर है जो राष्ट्रीय पहचान के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है और कल को न्यूज में ये सारी चीजें आ रही है और वो आपके यहाँ की टूरिज्म पॉलिसी के अंदर भी आ रहा है और दुनिया को ये पता चल रहा है कि भाई वो तो खराब हो रहा है, तो लोग यहां पर क्यों आएंगे? पहली बात तो, और दूसरी बात एक क्वेश्चन भी यहां क्रिएट होगा कि क्या इंडिया में राष्ट्रीय स्मारकों तक को संरक्षित करने की पॉलिसी सही नहीं है?
क्या हम इतने लाचार हो चुके हैं कि हम उन तक इमारतों को संरक्षित नहीं कर सकते जो हमारी राष्ट्र की पहचान है? धरोहरों का नुकसान जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा होता है, तो जब नुकसान होता है तो धार्मिक सांस्कृतिक जो जड़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं गंभीर रूप से चोटिल होती हैं। और हम आगे की पीढ़ियों के लिए एक तरीके से देखें तो एक बैड कल्चर जो क्रिएट करके उन्हें दे रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रदूषण हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं आगे जो है गलत कल्चर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर भविष्य में मान लेते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसको सही करना चाहे तो उसके ऊपर एक बड़ा बोझ हो जाएगा। उनको भी ये सोचने को मिलेगा कि अगर हमारे पूर्वजों ने शुरुआत में इसको सही कर लिया होता तो आज इसको सुरक्षित करने में ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आती। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जो स्मारक है वो मुगल स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है और इसमें जानदार तरीके से नक्काशी की गई है इंडो इस्लामिक पद्धति में। ठीक है, इंडो इस्लामिक पद्धति में यह इमारत बनाई गई है और क्योंकि इसका क्षरण हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी खत्म होने लगेगा। तमाम प्रकार की जो कारीगरी है, तमाम प्रकार के जो बारीक काम है, साज सज्जा जो है वो सब ब्लैक क्रस्ट की चपेट में कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत जो है वहां पर वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें नीतियां बनानी चाहिए। एएसआई को आगे आना चाहिए कि भाई एएसआई जो है वो आकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसके संरक्षण की प्रमुख संस्था है। तो इस संरक्षण की प्रमुख संस्था के तौर पर इसे जो है नीतियों के निर्माण में एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, इसको जो है नीतियों के निर्माण में क्या रहना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण नीति इसके लिए बनाई जाए। राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण नीति कई बार बनती भी है लेकिन इसके लिए बजट ही एलोकेट नहीं हो पाता है। ये सब काम कई बार लोगों को फालतू लगते हैं, सरकारों को और अन्य एजेंसीज को, और बजट भी आ जाता है तो उसमें कई बार जो है वो भ्रष्टाचार हो जाता है, सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। लेकिन करना जरूर चाहिए इसको एक्टिवली। इसके अलावा क्योंकि ये मुद्दा वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है तो सरकार को भले ही संरक्षण के लिए नहीं लेकिन वायु प्रदूषण नियंत्रण के तो कार्यक्रम चलाने चाहिए। जैसे 2019 में एक प्रोग्राम चला था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में चला था, तो उसको और ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है कि राष्ट्रीय जो वायु स्वच्छ वायु अभियान जो चलाया गया था वो इंसानों के लिए तो फ्रूटफुल होंगी, इस तरीके की इमारतों के लिए भी उनको काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। और इसी सब चीजों पर हमारा क्योंकि पर्यटन नियंत्रित है, इन्हीं सब चीजों पर हमारा क्योंकि पर्यटन नियंत्रित है तो ऑब्वियसली पर्यटन नीति भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, पर्यटन मंत्रालय का भी इन्वॉल्वेशन इसमें हो। भाई आप इनक्रेडिबल इंडिया चलाते हो, आप देखो अपना देश चलाते हो, तो क्या इनक्रेडिबिलिटी रह जा रही है कि अगर हम अपने राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षित नहीं कर पा रहे। तो अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसको उसी तरीके से लागू भी कर सकें, उसी तरीके से वास्तविक रूप में दिखा भी सकें, सामने वाले को निराशा ना हो, तो ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो ज्यादा रिलायबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगी और हमारी जो वाहवाही होनी चाहिए वो भी हमारे पास आएगी। हालांकि बहुत सारी चीजें पर्यटन मंत्रालय इसमें करता है, मतलब प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर आकर्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप कभी शाम में जाएं, रात में जाएं तो वहां लाइटिंग साउंड वगैरह के कार्यक्रम भी होते हैं, शायद दीवाने खास है दीवाने आम में। लेकिन इसकी वजह से भीड़भाड़ बढ़ता है, तो भीड़भाड़ को और जो प्रदूषण जो है उसको नियंत्रण करने की चुनौती पर्यटन विभाग के पास रहती है, उसको भी उन्हें मैनेज करना चाहिए कि भाई हम सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिसीज यहां पर निश्चित तौर पर बनाई जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा आप देख सकते हैं कि उसमें तमाम प्रकार की चीजों को हमने ऐड किया। लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर लाल किले के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, लाल किला जो है उसके बारे में कुछ अन्य चीजें भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुआयामी है, बहुत सारे आयाम मैंने कवर करने के प्रयास किए, कुछ रह गए होंगे लेकिन शुरुआत मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है ना, ऐतिहासिक इमारत है। थोड़ा सा और सुने आप इसे। ठीक है, अगर आप गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि आपने विजिट किया है इसे। तो मुगल बादशाह में अगर आप देखेंगे तो भारत के जो 5वें बादशाह थे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां जो थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जहां उन्होंने इसकी नींव रखी थी, शाहजहां ने जहां पर इसकी नींव रखी थी, राजधानी बनाई थी अपनी शाहजहानाबाद,
तो बेसिकली उनकी कैपिटल थी शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद में उन्हें महल बनवाना था, तो किसी केंद्र के रूप में उस महल को स्टैब्लिश करना था, तो वो जो महल बना हुआ था वही महल ही रेड फोर्ट है एक्चुअली। ठीक है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर मंगाए गए थे, उनसे इसको बनवाया गया। परिसर के पास में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले 1546 में 1546 में इस्लाम शाह सूरी, जब सूरी वंश का शासन यहां हुआ करता था, इस्लाम शाह सूरी जो हैं, उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग यहां पर बनवाई थी, सलीमगढ़ फोर्ट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलीमगढ़ फोर्ट। उसी सलीमगढ़ फोर्ट से जुड़ा हुआ ये लाल किला है, उसी से सटा हुआ है, उसी के साथ मिलकर के। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ये लाल किला परिसर के अंतर्गत ही आता है, तो इसी को लाल किला परिसर कहते हैं। बाद में लाल किले के ऊपर आप देखेंगे 1857 तक, जब तक रिवोल्ट नहीं हुआ तब तक तो ये मुगल शासकों के हाथ में रहा, लेकिन उसके बाद जो है ये मुगलों से निकल करके अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और जब अंग्रेजों के हाथ में आया तो अंग्रेजों ने फोर्ट को काफी ज्यादा डैमेज किया। पहले तो उन्होंने यही प्रयास किया कि इस किले को ही ढहा देते हैं, लेकिन उन्होंने इसके जो शौर्य थे, इसके जो इसकी सुंदरता थी, जो इसकी कल्चरल, जो इसका एक रिचनेस जो थी, उस सब चीजों को लूट लिया। मतलब जो भी संपत्तियां थी उसको सब लेकर के ब्रिटेन चले गए, इस तरीके की चीजें हुई और उसे बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जो रेड फोर्ट है वो 40%, मोर देन 40% या 50% डैमेज्ड रेड फोर्ट है, पर फिर भी जो है वो हमारे लिए प्रमुख स्मारक के तौर पर काम आता है। आजादी के समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को यहीं पर तिरंगा झंडा फहराया था और अपना एक प्रसिद्ध जो है भाषण दिया था। तो जो लाल किला है बेसिकली इसको बनवाया किसने है? शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, शाहजहानाबाद में शाहजहां ने बनवाया और इसे यमुना नदी के तट पर बनाया गया, ये भी ध्यान रखना है। यमुना नदी तट जो है उस पर बनाया गया है। पास में ही आपको किले से बगल में आप देखोगे तो यमुना नदी जाती है। उस पूरे फोर्ट के किनारे किनारे एक बड़ी सी खाई बनवाई गई थी जिसमें यमुना नदी से ही पानी आया करता था। इस किले का निर्माण शुरू किया गया था 1648 में। कब किया गया था? 1648 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और तकरीबन 8 साल, 8.5 साल का समय लगा और तब जाकर के ये पूरे तरीके से ये बन करके तैयार हुआ। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1857 तक ये पूरी तरीके से, तकरीबन 200 साल का जो मुगल इतिहास है वहां तक आप देखोगे तो भाई ये उनके हाथ में रहा। और उसके बाद तो जब इसको बनाया गया था तो उससे पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी। एक्चुअली जब बाबर आए तो बाबर ने भारत को, अपने आप को बादशाह हिंदुस्तान घोषित किया और पूरे दिल्ली को भारत का केंद्र घोषित किया था, लेकिन उन्होंने राजधानी अपनी आगरा बनाई थी और फिर आगे भी राजधानी आगरा रही। तो जब ये आते हैं तो इन्होंने अपने जो राजधानी है वो भी ट्रांसफर किया, आगरा से दिल्ली लेकर के आए, दिल्ली में किला बनाया। दिल्ली में राजधानी जब शाहजहानाबाद बनी तो उसी के लिए किला बनाया। तो ये सारी चीजें नहीं, तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये आपको पता चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किले के अंदर की अगर हम बात करें तो किले के अंदर बहुत सारी प्रमुख स्मारकें हैं, बहुत सारे अलग अलग, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको वास्तुकला के तौर पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो बहुत विशाल है, तकरीबन कहते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर परिसर है इसका, काफी बड़ा सा। और इस पूरे परिसर में तकरीबन 255 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 255 जो एकड़ जमीन है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इस 255 एकड़ जमीन में जो वास्तुकला बनाई गई है, उस वास्तुकला में केवल किसी विशेष एक प्रकार की वास्तुकला नहीं है, बल्कि कई प्रकार की वास्तुकला हैं। जैसे आप इसमें फारसी स्टाइल भी देख सकते हैं, फारसी जो वास्तुकला है उसका उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदुस्तानी जो वास्तुकला है वो भी आपको देखने को मिलेगा, खास तौर से हिंदू जो वास्तुकला है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा तैमूरी वास्तुकला भी देखने को मिलेगी, तैमूरी वास्तुकला भी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडो इस्लामिक प्रकृति की है, इंडो इस्लामिक प्रकृति का एक स्मारक है जिसमें हिंद भारतीय हिंद इस्लामिक जो वास्तुकला है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। बड़ी लंबी सी दीवार है इसमें बनाई गई है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बुर्ज हैं, बहुत सारे मंडप हैं। टोटल जो इसकी आकृति है अगर आप देखें तो ये अष्टकोणीय आकृति है। अष्टकोणीय, अगर आप एरियल व्यू करेंगे तो अष्टकोणीय आकृति के तौर पर
आपको ये दिखाई पड़ेगा, लाल किला जो है वो दिखाई देगा। और इसके अंदर कई सारे स्मारक हैं। इसके अंदर जो स्मारक हैं उसमें एक स्मारक है मुमताज महल। मुमताज महल, एक महल है जिसका नाम है क्या? मुमताज महल। वो नहीं है, मतलब आप इसे ताजमहल ना समझें। मुमताज महल जो है किले के भीतर ही कई 3-4 प्रकार के 5-6 प्रकार के किले हैं, उनमें से एक किला है। किले के अंदर ये किला है, खास तौर से ये जनाना किला है जो महिलाओं के लिए हुआ करता था। इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो सीधे आपको यमुना नदी का किनारा दिखाई देगा। सफेद संगमरमर का बना हुआ है, फूलों की बहुत सारी इसमें सजावट है। बेहतरीन कला का उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिलेगा और आज के समय में इसको पुरातत्व संग्रहालय के तौर पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा खास महल है, इसमें खास महल है, एक और बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि भारत के शासक जो हैं अगर आप देखेंगे तो उनके निजी निवास के तौर पर उसको देखा जा सकता है, यानी कि मुगल शासकों के निजी निवास के तौर पर देखा जा सकता है। और इसके भी अलग अलग 3 भाग हैं जिसमें कहीं पर शयन कक्ष बना हुआ है, कहीं पर बैठक बनी हुई है, कहीं पर पुस्तकालय वगैरह की तमाम तरीके की चीजें हैं। और इसमें भी बहुत सारी जो नक्काशियां हैं, फूलों को सजावट है, उसमें सोने की परत चढ़ी हुई है, संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, तमाम प्रकार की चीज इसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी में खास तौर से एक मुसम्मन बुर्ज है, मीनार एक बड़ी सी बनी हुई है जो लोग जो है इसको देखने के लिए जाते हैं, काफी ऐतिहासिक है वो भी। इसके अलावा रंग महल है। रंग महल जो शासकों के आनंदोत्सव के लिए यहां पर बनाया गया था, तो रंग महल है, रंगीन महल इसको कहा जाता है। तमाम प्रकार की जो सम्राटों की मतलब वाइफ्स के अलावा जो उनकी उनसे संबद्ध जो महिलाएं हुआ करती थी उनका यहाँ पर निवास स्थान भी होता था और उसको भव्यता से सजाया जाता था। तमाम प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद रहते थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। इसी तरीके से एक हीरा महल है। हीरा महल कहते हैं कि इसको बहुत बाद में बनाया गया था और खास तौर से इसको शायद बहादुर शाह जफर ने बनाया था बहुत बाद में। और कहते हैं कि इसमें एक कहावत कही जाती है कि बहादुर शाह जफर ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर एक हीरा छुपा करके रखा था, उसी के ऊपर ये महल बनाया गया था। इसको हीरा महल कहते हैं। पता नहीं कितना सही है कितना नहीं सही है। इसके बाद मोती मस्जिद भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है वो जो दिल्ली के लाल किला में है, व्हाइट संगमरमर की बनी हुई है, सफेद है एकदम ये मोती मस्जिद जो है। और ये औरंगजेब ने बनवाई थी। ये किसने बनाई है? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब के द्वारा निर्मित इमारतों में से एक है। कहते हैं कि इसमें महिलाएं भी नमाज अदा करने के लिए जाया करती थीं और इसमें 3 गुंबद हैं और एक मेहराब यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं हम्माम, अक्सर किलों में देखने को मिलता है। तो ये हम्माम यहां पर भी हुआ करता था, राजाओं के नहाने के लिए है। ड्रेसिंग रूम यहां पर मौजूद हुआ करता है। ठीक है, गर्म पानी सर्दी में और ठंडा पानी गर्मी में यहां पर सब मौजूद है। सुगंधित जल हुआ करता था, गुलाब जल वगैरह का इस्तेमाल करके बढ़िया से नहाने का कार्यक्रम यहां पर रहता था। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दीवाने आम देखने को मिलेगा, दीवाने आम है इसमें। ठीक है, दीवाने खास है, दीवाने खास है। और एक बहुत और खास चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं छत्ता बाजार। छत्ता महल के तौर पर भी उसको जानते हैं। आज के तौर पर देखा जाए तो ये बाजार है, तब भी ये बाजार ही हुआ करता था। एक्चुअली छत वाला बाजार था ये। तो वहां के महल के अंदर की लोकल मार्केट थी वो। तो महल अपने आप में एक शहर की तरह से दिखता था। आज भी आप जाएंगे तो वहां पर ये मार्केट रहती है, तमाम सारी चीजें आप वहां पर हेरिटेज की खरीद सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे जा रहा हूं, प्रश्न दे जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे सांस्कृतिक धरोहरों और ऐतिहासिक स्मारकों को भी प्रभावित करता है। इस कथन की पुष्टि करते हुए दिल्ली के लाल किले के अध्ययन का विश्लेषण करें। तो आप इसे 250 शब्दों में लिख सकते हैं, 250 शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, पर्याप्त होंगे इतने शब्द, क्योंकि इसमें 2 भाग हैं क्वेश्चन के, तो आप आसानी से लिख सकते हो। अप्रोच अच्छे से करिएगा। जाते जाते मैं फिर बता देता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का एक लिंक भी होगा, बैच के लिंक भी हैं। आप उनको क्लिक करके फॉर्म जरूर फिल करें और उससे आपको निःशुल्क काउंसलिंग भी मिल जाएगी और सहायता मिलेगी। और आपको फिर से याद दिला दूं कि मिशन सक्सेस सेल खत्म हो जाएगी आपकी 20 सितंबर को। ठीक है, 20 सितंबर को ये सक्सेस सेल जो है वो खत्म हो रही। तो इससे पहले कि ये सेल खत्म हो, आप जल्दी से जुड़ जाएं। आप गोल्ड, प्लेटिनम या डायमंड कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। चुनते समय आप जब फाइनली
जब आप पेमेंट कर रहे हो तो बाय नाउ का जब ऑप्शन आएगा तो वहां पर कूपन कोड की बारी भी आती है। तो कुछ तो कूपन कोड ऑलरेडी वहां मौजूद होते हैं, कुछ आपको सपोर्ट टीम को कोड प्रोवाइड करा देती है। तो आप सपोर्ट टीम अगर कोड प्रोवाइड कराई तो उनसे कहिए कि विरत सर का ही कोड लगाना है मुझे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बोलना होगा उनसे। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप तुरंत जो है हमारे से जुड़ जाएंगे और आप उनसे कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि विरत सर से बात कर लें, जिससे कि आपको कंफर्मेशन रहे कि आप सही जगह जुड़ रहे हैं। और विरद लाइव कोड आप उनसे कहें लगाने के लिए, या विरद नाम से मेरा कोड कोई ना कोई यहां पर बना होगा, तो जरूर आप इस कोड को यहां पर अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारा जो टेलीग्राम है वो आप यहां पर स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम में खोज सकते हैं @viratdube01, या फिर सीधा विरद लाइव नाम से भी आप टेलीग्राम में खोज सकते हो। @viratdube लाइव से आप हमें इंस्टाग्राम में भी खोज सकते हैं, और ईमेल आईडी है हमारा virat.dube@studyiq.com। आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।